Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे BHIM 162, जिसके सब्जेक्ट नेम है भारत का इतिहास 8वीं सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी तक पढ़ना है। ये पूरा वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए है। सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है। हिंदी के लिए एक अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंस्क्रिप्शन इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ द भारत फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। तो इसमें क्या कर रहा है कि डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो शिलालेख और अभिलेख है उसको अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें, उसको हम लोग समझे, तो भारत का जो हिस्ट्री 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में है, तो उसका क्या महत्व है। तो पहले इंट्रोडक्शन, इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग engraved on stone, pillar, copper plates and temple and other durable material। इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं। इंग्रेव्ड, राइटिंग इंग्रेव्ड ऑन स्टोन, कहाँ पे लिखते हैं? स्टोन पे, पिलर पे और कॉपर प्लेट पे। टेम्पल्स एंड अदर ड्यूरेबल मटेरियल, ड्यूरेबल मटेरियल मीन्स भी जो लंबे समय तक टिकाऊ हो, उस पे हम लोग ये लिखने की कला को ही शिलालेख कहते हैं। दे आर एमोंग द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स, एंड जितने भी आर्कोलॉजिकल लोग ये सोर्स को ढूंढते हैं, उनमें से मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द भारत between 8th century and 15th century. They provide valuable information about the political and economic and social, religious and culture of the period. पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमें क्या बताता है? ये इंस्क्रिप्शन जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, राजनीतिक इतिहास के बारे में क्या बताता है? इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग। पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हमें ये किंग के बारे में बताता है। किसके बारे में? किंग के बारे में। जो राजा का जो अभिलेख होता है, जिसने लिखवाया है, उसका उस पर नाम लिखा होगा, उसका कालखंड लिखा होगा, किस समय लिखा गया, तो उसके बारे में हमें जानकारी ये शिलालेख के बारे में दे देता है। डायनेस्टी, किस राजवंश का राजा ने ये शिलालेख को लिखवाया है, इसकी जानकारी हमें इसके माध्यम से हमें मिल जाता है। बैटल्स और युद्ध के बारे में, अगर शिलालेख किसी युद्ध के पर्पज से लिखा गया हो तो हमें युद्ध के बारे में भी पता चल जाता है। और किसी विजय, कोई अगर राजा विजय के उपलक्ष्य में शिलालेख लिखवाए तो कि हमने ये युद्ध जीता, तो उस युद्ध के बारे में भी पता चलेगा कि किसको किसने हरा के कब और किस समय जीता गया। एंड टेरेस्ट्रियल एक्सपेंशन, और किसी भी राजा द्वारा अगर टेरेस्ट्रियल एक्सपेंशन करने पे शिलालेख एंड स्टोन एंड पिलर पे लिखवाया जाए तो उस समय की जानकारी हमें मिलती है। दे हेल्प हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द राजकोट्स एंड द पाल्स एंड प्रतिहार एंड चोलाज एंड द विजयनगर एम्पायर। तो ये जो हमें पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन देता है वो पाल वंश, प्रतिहार वंश, चोल एंड विजयनगर साम्राज्य के बारे में एंड राजपूत के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम and these inscriptions are also help
to understand about the administration system of this era. They contain detail regarding the governance, official and taxation, और हमें उस समय के बारे में, उस समय का शासन कैसा था, अधिकारी कौन कौन थे और क्या कर व्यवस्था था, टैक्सेशन सिस्टम क्या था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्थानीय प्रशासन कैसा था. चोला and inscription provide the valuable evidence of the village assemblies and the self government. जो चोल वंश का इंस्क्रिप्शन था वो हमें प्रोवाइड करता है एविडेंस, साक्ष्य हमें प्रोवाइड करता है विलेज असेंबली के बारे में, ग्राम सभा के बारे में और सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में. स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स स्वशासन के बारे में बताता है. सेकेंड, पहला क्या बताता है इंस्क्रिप्शन के बारे में. हम लोग ने पहला समझा कि इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ हेल्प करता है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जानने में और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को समझने में, और लैंड ग्रांट्स एंड रेवेन्यू सिस्टम, भूमि अनुदान एंड राजस्व सिस्टम. मेनी इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द लैंड ग्रांट्स एंड टैक्स एक्सटेंशन एंड रेवेन्यू अरेंजमेंट. बहुत सारे शिलालेख जो होते हैं, अभिलेख होते हैं, उसमें भूमि दान के बारे में लिखा जाता है, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलता है. कहीं कहीं पे जहाँ पे 1/10 या 1/3/4 कर लिया जाता था, तो कर को कम करने के लिए शिलालेख अगर लिखवाएगा तो कर की छूट पे भी हमें जानकारी मिलता है. राजस्व व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलता है. These help in understanding agriculture and the rural economic. आप इसे पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं कि many inscription record land grants and it also record the tax exemption and revenue arrangement. They help in understanding agriculture and the rural economy. और हमें ये जो इंस्क्रिप्शन होता है, हमें इसमें भी अंडरस्टैंड पर प्रोवाइड करता है कि कृषि उस समय कैसी थी और हमारे ग्रामीण इकोनॉमी कैसा था. इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक लाइफ और लैंड ग्रांट्स, टैक्सेशन के बारे में इंस्क्रिप्शन के हेल्प से हम लोग जान सकते हैं. इंस्क्रिप्शन मेंशन ट्रेड, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं. पहला है कि इंस्क्रिप्शन मेंशन द ट्रेड. इंस्क्रिप्शन में ट्रेड के बारे में मेंशन किया जाता है, इंडस्ट्रीज के बारे में, मार्केट्स एंड द मर्चेंट गिल्ड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटी, एंड दे रिवेल द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द डिफरेंट रीजन्स. हमें अभिलेख के बारे में ही मौर्य काल के समय बनाए गए सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलता है और इसका पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. सोशल स्ट्रक्चर, हमें इसी पॉइंट के इर्द गिर्द सारे आंसर को लिखना होता है. पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टैक्सेशन, एग्रीकल्चर, यही सब पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. कल्चरल, रिलीजियस, बस इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. सोशल स्ट्रक्चर, उस समय में सोशल स्ट्रक्चर कैसा था. जब ये 18th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड जब चल रहा था, पास आउट हो रहा था, तो उस समय सोशल स्ट्रक्चर किस बेस्ड पे था, तो इसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन हमें इंफॉर्मेशन देता है. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कास्ट सिस्टम एंड दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कास्ट सिस्टम. उस समय कास्ट व्यवस्था कैसा था, बहुत जटिल तो नहीं था, बहुत सरल तो नहीं था, सिंपल था या कॉम्प्लेक्स था, तो उसके बारे में हमें ये इंस्क्रिप्शन हमें डाटा प्रोवाइड करता है. ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के बारे में, एंड सोशल कस्टम्स, उस समय के हमारे समाज में किस प्रकार के रीति रिवाज थे,
एंड स्टेट्स ऑफ द वुमेन। और महिला की स्थिति कैसी थी? हम लोग जब हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो उस समय महिला की जो स्टेटस था बहुत ही बेहतरीन था। जैसे जैसे ये एक टाइम पीरियड पास आउट होता है, उसमें जैसे जैसे पास आउट होता है तो महिला के स्टेटस में भी क्या होने लगता है, गिरावट आने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो गुप्त काल आते आते हमें भानुगुप्त जब शासन करता है, तो वो रूल्ड करता है, उस समय हमें सती प्रथा की प्रथम जानकारी भानु के अभिलेख से मिलता है कि उस समय सती प्रथा शुरू हो गया था। जब ऋग वैदिक काल से पढ़ते आ रहे हैं तो उस समय महिला की स्टेटस बहुत ही बेहतरीन था। जब भानुगुप्त गुप्त काल का जब पतन होना शुरू होता है, उस समय आते आते महिला की स्टेटस और ही गंदा हो जाता है। रिलीजियस लाइफ and inscription also tells about the religious life. Inscription record temples and construction. इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करता है टेम्पल डिस्ट्रक्शन, हु कंस्ट्रक्ट दोज टेम्पल एंड विच टाइम पीरियड, एंड रिलीजियस डोनेशन के बारे में भी जानकारी देता है, एंड मोनेस्ट्रीज मठ के बारे में, एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। तो ये सारे आप लोग को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि ये इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द टेम्पल कंस्ट्रक्शन, religious donation and religious practice. They help in understanding the development of Hinduism and Buddhism and Jainism. And these inscriptions also help how to develop of Hinduism and Buddhism and Jainism. Bhakti movement. Next point, Bhakti movement. Several inscriptions mention saints, temple, and religious institutions helping the history, study, and spread the Bhakti tradition. Art and culture. Inscriptions also tell about the art and culture and also provide evidence and information about the architecture, sculpture, music, dance, and other culture achievement. Language and literature, and we can also know about the language and literature with the help of inscription. They are important source for studying the development of Sanskrit and Tamil, Kannada, Kannada, Telugu, and other religious language. Historical authenticity, ऐतिहासिक प्रमाणिकता. Since inscriptions are contemporary records, they are considered highly reliable evidence of the historical research. And last point, conclusion. In the conclusion, inscriptions are indispensable source for understanding the political and economic, social, religious, and cultural history of Bharat from the 18th to 15th century. Without them, the reconstruction medieval India history would remain incomplete. अगर आप इंस्क्रिप्शन के बिना हिस्ट्री को, मेडाइवल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो आप इनकम्प्लीट ही हिस्ट्री को लिख पाइएगा। तो इंस्क्रिप्शन के हेल्प से ही हम लोग अपने मेडाइवल पीरियड की हिस्ट्री को पूरा कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए नोट ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर। तो राष्ट्रकूट का जो साम्राज्य था वो कैसे उदय हुआ और कैसे ग्रोथ किया, इसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो राष्ट्रकूट एम्पायर was one of the most powerful dynasty of earlier medieval history.
It dominated large part of the Deccan and the South India between 8 and 10 centuries. ये जो दक्कन का एरिया है, दक्कन का क्षेत्र भारत के साउथ इंडिया के साइड में, उसमें राष्ट्रकूट लगभग 200 बरस तक क्या किया, शासन किया. 8 सेंचुरी टू 10 सेंचुरी contributed significantly to politics and culture and economic. Rise of the Rashtrakuts. The real founder of the Rashtrakoot dynasty was दंती दुर्ग. जो उसका रियल संस्थापक था, कौन था, दंती दुर्ग. Around the 750 ईस्वी he defeated the Chalukya ruler Kritivarman II and established the independent kingdom. 750 सी एंड सी को क्या, कृतिवर्मन जो चालुक्य वंश का शासक था, उसको वो हरा देता है और एक इस्टेब्लिश करता है किसका, एक न्यू किंगडम का. कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण फर्स्ट. द कृष्ण फर्स्ट एक्सपेंडेड द एम्पायर एंड स्ट्रेंथेंड इट्स अथॉरिटी. कृष्ण प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसको एक मजबूत शासक के रूप में उभरा और अपने जो अथॉरिटी को और मजबूत किया. ही इज फेमस फॉर कंस्ट्रक्टिंग द कैलाश टेम्पल एट एलोरा. और ये फेमस है किसके लिए, कृष्ण प्रथम ने ही कैलाश पर मंदिर को बनाया जो एलोरा की गुफा में है. वो एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में. एज द मास्टर पीसेस ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर. और ये वास्तुकला का एक अच्छा और सुंदर नमूना है. ध्रुव एंड गोविंद थर्ड. ध्रुव एंड गोविंद थर्ड. These ruler carried out successful military campaign in the North India. They challenged both the Pals and the Pratihar. ध्रुव और गोविंद थर्ड जो शासक था, वो बहुत ही सैन्य अभियान किया. कहाँ, उत्तर भारत में. कहाँ किया, उत्तर भारत में. और दे चैलेंज्ड बोथ पाल एंड द प्रतिहार एंड इनहेंस्ड द राष्ट्रकूट प्रेस्टीज. और अपने राष्ट्रकूट की प्रतिष्ठा को क्या किया, बढ़ाया, समृद्ध किया. अमोघ. तो पहला जो राजा के बारे में पढ़ना है, दंती दुर्ग, जो इसका फाउंडर है उसको याद रखना है. सेकेंड, कृष्ण फर्स्ट, जिसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विस्तार करते एक सबसे बेहतरीन कार्य किया, कैलाश मंदिर का कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट किंग था ध्रुव एंड गोविंद थर्ड के बारे में. ये नॉर्थ इंडिया में कैंपेनिंग करता है और पाल और प्रतिभार को चैलेंज करता है. अमोघ वर्ष फर्स्ट. अमोघ वर्ष फर्स्ट was the most celebrated rule of the dynasty. He patronized literature, art, and religious. His regime witnessed great culture development. इसके समय बहुत ही साहित्य, कला और धर्म का विकास हुआ. तो ये इन राजाओं ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के विस्तार में मदद किया और एक अच्छे समय तक, कालखंड तक शासन किया. एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर. द राष्ट्रकूट established and efficient administration, agriculture, trade, and the industries, and flourished during the economic prosperities. राष्ट्रकूट एक कुशल प्रशासन करने वाला शासक था और एग्रीकल्चर और ट्रेड और उद्योग और ये सब में भी क्या किया, लीड किया. आर्ट एंड द कल्चर. द रूलर प्रमोटेड द आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड स्कल्पचर. द कैलाश टेम्पल एट द एलोरा remain the greatest culture achievement of the Rashtrakoot Empire. Decline of the empire. साम्राज्य का पतन कैसे होता. किसी भी साम्राज्य में कुछ शासक ग्रेट होते हैं तो कुछ शासक इनकैपेबल होते हैं.
तो जब इनकैपेबल शासक आते हैं तो एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरुआत हो जाता है। तो बाय द लेट 10th century द एम्पायर बिकेन ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। आंतरिक संघर्ष के कारण ये एम्पायर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इन 1973 द तैलब सेकेंड ऑफ द चालुक्य overthrew the Rashtraकूट द ended their rule। 753 में शासन किया और 973 में साफ हो गया। The conclusion: the Rajput Empire played a crucial role in shaping the political and culture and history of the South India. Its achievements in administration, art, and architecture continue to be remembered. Question number third: Analyze the nature of the Rajput state। आप एनालाइज कीजिए कि राजपूत स्टेट का नेचर क्या था। Introduction: The Rajput states were important political formation in early medieval India। जब medieval इंडिया की शुरुआत होता है उस समय पूर्व में ही ये राजपूत स्टेट जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फॉर्मेशन राजनीतिक इकाइयाँ था बिटवीन द 8th to 12th century। राष्ट्रकूट शासक 8 to 10 सेंचुरी और ये राष्ट्रकूट शासक 8 to 12 सेंचुरी। और इसमें हम लोग इस कोड में हम लोग को पढ़ना 8 to 70 सेंचुरी। तो several Rajput dynasties ruled different part of the north and the west India। फ्यूडल स्ट्रक्चर सामंतवादी व्यवस्था। The Rajput state were largely feudal in nature। राजपूत जो स्टेट था वो बहुत ही बड़े सामंतवादी प्रकृति के थे। Several feudalities and chief served under the king। किंग के अंदर बहुत सारे अधिकारी और सामंत काम करते थे। हेरिडिटी मोनार्की। What do you understand by the hereditary monarchy? You can tell about the hereditary monarchy। Hereditary monarchy are the political power are generally hereditary। Succession usually passed from the father to the son। वंशानुगत राजतंत्र वह राजतंत्र है जो जब फादर उसके गुजर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो वंश के अनुसार उन्हें पॉलिटिकल पावर ऑटोमेटिकली मिल जाती है। मिलिट्री ट्रेडिशन सैन्य परंपरा। राजपूत वेयर नोन फॉर ब्रेवरी एंड करेज एंड द मैरिटल स्किल्स। They valued honor and the loyalty above everything else। Political fragmentation राजनीतिक विखंडन। Rajput India was divided into many small kingdoms। Rajput India was divided into many small kingdoms, frequent war among them and weakened political unity। राजपूत जो वंश था, राजपूत जो राज था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो चुका था और वो आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसके कारण इनका जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो कमजोर हो चुका था। एग्रेरियन इकोनॉमी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ एनी टाइम पीरियड ऑफ इंडिया हिस्ट्री। Land revenue was the principal source of the state income। तो लैंड जो भू राजस्व था वही मेन सोर्स था स्टेट का इनकम का। धर्म एवं सांस्कृतिक का संरक्षण।
Rajput ruled, supported temple and literature, education and architecture. The Khajuraho temple and Dilwara temple are notable examples. Khajuraho temple and Dilwara temple are constructed by the Rajput states. Social system. The caste system was the influence Rajput society and emphasized Kshatriya value, honor, and the lineage tradition. Conclusion. The Rajput state bear the characteristics by the feudalism and hereditary monarchy and a strong military tradition despite the culture achievement. Political disunity remained the major weakness. Question number 4. How did the Vijayanagar kingdom carry forward the legacy of Kakatiya kingdom in the field of agriculture? Explain with the reference to the development of irrigation resource in both kingdom. हम लोग देखेंगे कि विजयनगर जो वंश या साम्राज्य या राजवंश तो जो था कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है काकतीय लेगेसी को इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो काकतीय kingdom and the Vijayanagar kingdom were important South Indian state. Both, both recognized the importance of the agriculture and invested heavily in irrigation resource. काकतीय एंड विजयनगर किंगडम दोनों जो थे साउथ इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट किंगडम थे, जिसके कारण से ये दोनों ने इम्पोर्टेंस के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल अदा किया एंड इन्वेस्टेड हेवली इन इरिगेशन रिसोर्स। और इरिगेशन के क्षेत्र में इरिगेशन रिसोर्स के क्षेत्र में हेवली इन्वेस्ट किया, पैसा को ज़्यादा लगाया, उसकी सुविधाओं को बेहतर किया। द विजयनगर रूलर continued and expand the irrigation tradition established by the Kakatiyas. जो काकतीय राजवंश था उसने शुरू किया और उसी के लेगेसी को विजयनगर साम्राज्य ने कंटिन्यू किया। इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, कृषि का महत्व। द इकोनॉमिक ऑफ बोथ किंगडम वेयर लार्जली एग्रेरियन। इनका जो इकोनॉमिक था किस पे आधारित था? कृषि पे। देयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, और दोनों ने इसी के कारण से इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया। बाय द एसेंशियल फॉर द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और उसका मुख्य कारण था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मजबूत करना। इरिगेशन अंडर द काकतीयाज। The Kakatiya rule construct the tanks and reservoirs and the artificial lakes, and they emphasized rainwater harvesting and developed the several water storage structure and water conservation tradition in Kakatiya kingdom. The Kakatiya encouraged community participation in managing irrigation system, and they helped कल्टीवेशन इवन ड्राउट प्रोन रीजन। इसने वाटर कंजर्वेशन ट्रेडिशन को डेवलप किया और इसमें हर एक कम्युनिटी सामुदायिक भागीदारी को एक सिस्टम बनाया जिसके द्वारा मैनेज किया, और कभी भी सुखाड़ वाले क्षेत्र में भी कैसे कल्टीवेशन किया जाता है वो उसने सिखाया और आगे की ओर काम किया। एक्सपेंशन अंडर द विजयनगर, और जो उसका लेगेसी था अब विजयनगर कैसे एक्सपैंड करता है। द विजयनगर रूल्स एडॉप्ट द एक्सपैंड द काकतीय इरिगेशन मॉडल एंड दे रिपेयर्ड ओल्ड टैंक एंड इंट्रोडक्शन न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द लार्ज स्केल। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं कि काकतीय वंश कैसे शुरुआत किया और उसको कैसे एक्सपेंड करते हुए विजयनगर साम्राज्य उसके लेगेसी को आगे लेके बढ़ाता है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल्स एंड द रिजर्वोयर्स, नहरों और जलाशयों का निर्माण कैसे होता है। सेवरल कैनल्स वेयर ड्रॉन फ्रॉम द रिवर एंड द लार्ज रिवर्स वेयर डिब्यूल्ड द तुंगभद्रा रीजन विटनेस्ड एक्सटेंसिव इरिगेशन डेवलपमेंट, इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी राज्य का इकोनॉमिक कंडीशन डिसाइड करता था एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर बेहतर होगा, सिंचाई प्रबंधन इरिगेशन सिस्टम बेहतर होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सरप्लस में होगा। जब प्रोडक्शन सरप्लस में होगा तो लोग टैक्सेशन सिस्टम को अच्छे से फॉलो करेंगे और टैक्स राइट टाइम पे राजा को पहुंचा देंगे, जिसके कारण क्या होगा, कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट हैज बीन वेरी गुड। तो जिसके कारण वो सैन्य प्रशासन और अपने जो राजमहल और जो भी प्रबंधन मैनेजमेंट है उसको अपने बेस्ट तरीके से कर सकता है। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटीज, आर्थिक समृद्धि, द ग्रोथ ऑफ द इरिगेशन स्ट्रेंथ ट्रेड एंड रूरल इकोनॉमिक एंड द ओवरऑल प्रोस्पेरिटीज, द विजयनगर इमर्ज्ड एज वन ऑफ द wealthiest किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया। सिमिलरिटी बिटवीन द टू किंगडम, दोनों में समानताएं क्या था। बोथ किंगडम emphasize the water management system, tank construction, and agriculture development, and irrigation remained the foundation of the economic strength. Conclusion. In conclusion, the Vijayanagar kingdom successfully carried forward the expanded the irrigation legacy of the Kakatiya kingdom, the development of the tanks and the canals significantly contributed to agriculture growth and economic prosperity in the both states. Question number 5. Discuss the growth of the Bhakti tradition in the different region of the Bharat. तो भारत के डिफरेंट रीजन में भक्ति ट्रेडिशन क्या था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। भक्ति ट्रेडिशन वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट इन द मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया के समय में सबसे बड़े सोशल आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन और सोशल आंदोलन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इट इम्फेसाइज द पर्सनल डिवोशन, व्यक्तिगत भक्ति, लव एंड सरेंडर टू द गॉड। और ये इसने जोड़ दिया व्यक्तिगत भक्ति करो और व्यक्तिगत भगवान से प्रेम करो और अपने आप को भगवान के प्रति क्या कर दो, सरेंडर कर दो। बिटवीन टू द 7th to 17th century it spread across the different region of भारत and greatly influenced society and the culture। 7 से 70 सेंचुरी के बीच में ये पूरे भारत में फैल गया और ये बहुत ही गहरा डीप इन्फ्लुएंस on the society and the culture। Bhakti in the India, South India, Bhakti movement in the South India, the Bhakti movement originated in the South India, the Alvar and the Nayanars promoted the devotion to the Vishnu and the Shiva। तो भक्ति आंदोलन शुरुआत होती है साउथ इंडिया से और यहाँ पे दो लोग अलग अलग भागों में बटे होते हैं, अलवार और नैनार। अलवार जो होते हैं जो विष्णु के प्रति समर्पित होते हैं और नैनार जो होते हैं शिवा के प्रति समर्पित होते हैं। दे अपोज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द रिचुअलिज्म। ये दोनों अलवार और नैनार दोनों जाति भेद को क्या करते हैं, विरोध करते हैं और जो रिचुअल होते हैं उसको कर्म कांड को भी अपोज करते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का योगदान क्या है। रामानुजाचार्य प्रोपोगेटेड विशिष्टाद्वैतवाद फिलोसफी, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का ये क्या किए, शुरुआत करते हैं एंड पॉपुलराइज्ड डिवोशन टू द विष्णु एंड ही इनकरेज्ड people from all section of society to follow the path of the भक्ति। एंड ये इन्होंने सारे जितने भी सोसाइटी के सेक्शन के पीपल थे
वो बिना जात डिस्क्रिमिनेशन किए हुए सारे को फॉलो करने के लिए भक्ति पाथ के लिए द पाथ ऑफ भक्ति को फॉलो करने के लिए बोला गया। द भक्ति इन द महाराष्ट्र, भक्ति इन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में क्या चेंज हुआ? संत सच एज द ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, ये इम्पोर्टेंट संत थे। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। स्ट्रेंथ द भक्ति ट्रेडिशन एंड ही प्रीच्ड इक्वलिटी, और ये उपदेश दिए, क्या दिए? प्रीच्ड मतलब उपदेश दिए, इक्वलिटी, प्रीच्ड अबाउट द इक्वलिटी, लव एंड द ह्यूमैनिटी, समानता, प्रेम और मानवता। भक्ति इन नॉर्थ इंडिया, तो हम लोग साउथ इंडिया में शुरुआत हुआ। रामानुजाचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन था और व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सन ऑफ महाराष्ट्र इन भक्ति मोमेंट? भक्ति इन नॉर्थ इंडिया, संत लाइक रामानंद, कबीर, रविदास, सूरदास, तुलसीदास। कबीरदास, रामानंद, कबीर, रविदास, सूरदास और तुलसीदास spread the devotional idea. Kabir emphasized the religious harmony and the criticized the social evil. कबीर जो थे धार्मिक सद्भाव की बात पे जोड़ दिया और ये सोशल की बुराइयों को क्या किया? आलोचना किया। राइज ऑफ द सिखिज्म, सिख धर्म का उदय। गुरु नानक गेव ए न्यू डायरेक्शन टू द भक्ति ट्रेडिशन, और गुरु नानक आए और एक नया दिशा ही दिखा दिया भक्ति मूवमेंट को। ही प्रीच्ड द मोनेथिसिज्म एंड इक्वलिटी, द सर्विस, ह्यूमैनिटी। इन्होंने एकेश्वरवाद, मोनो मतलब एक, थी मतलब गॉड, इज्म मतलब बाद, एकेश्वरवाद का क्या किया? एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, ये समानता और मानव सेवा के बारे में बताया। भक्ति इन बंगाल, चैतन्य महाप्रभु popularized the Krishna Bhakti. He teaching emphasized the love, devotion and the congregational singing. संकीर्तन होता है भक्ति मोमेंट, वो इस पे लव और डिवोशन और संकीर्तन कॉन्ग्रीगेशन पे, सिंगिंग पे ये जोड़ दिए। सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? What are the impact of Bhakti movement in of social? The Bhakti movement challenge caste hierarchy. भक्ति मूवमेंट किसको चैलेंज करता है? कास्ट हायरार्की को, जाति व्यवस्था को, अनटचेबिलिटी को, अप्रिशिष्टता को, एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन को। इट प्रमोटेड द इक्वलिटी एंड द ब्रदरहुड, एंड ये समाज में प्रमोट किया समानता और भाईचारा का। कल्चर इम्पैक्ट, सांस्कृतिक प्रभाव। भक्ति संत कंपोज द लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेज, देयर कंट्रीब्यूशन enriched music and poetry and culture tradition. In conclusion, the Bhakti tradition played the vital role of the promoting religious reform and society and the culture development across the Bharat. It left the lasting impact on the India society and the culture. Question number 6. Write an essay the Mughal Rajput relation under the Akbar. What are the relation between the Mughal and Rajput during the Akbar period? Akbar was one of the greatest ruler of the Mughal Empire. मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासकों में से एक अकबर। He adopted the policy of the friendship and cooperation and the tolerance towards the Rajput. अकबर ने एक नीति बनाया, पॉलिसी बनाया, किसका? मैत्री का, कि राजपूत लोगों से लड़ाई नहीं करेंगे, उसको साथ दोस्ती बनाएंगे, मैत्री संबंध रखेंगे, सहयोग, कॉपरेशन किया और टॉलरेंस की नीति अपनाया। Establishment of the matrimonial alliance
और इसने अकबर ने वैवाहिक संबंधों की स्थापना किया। अकबर established matrimonial alliances with the several Rajput ruling families. His marriage with the daughter of the Raj Bharmal of Amer strained the Mughal Rajput relation. और इसने अकबर ने क्या किया, राजा भारमल की बेटी से शादी कर लिया और मुगल मुगल राजपूत को मजबूत कर किया। अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई ऑफिसेस, उच्च पदों पर नियुक्ति किया। जो राजपूत के लोग थे उनको एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मान सिंह। मान सिंह को मिलिट्री पोजीशन दिया गया, तो उच्च पदों पर राजपूत को नियुक्त करने का भी एक पॉलिसी बना। द अकबर अपॉइंटेड कैपेबल राजपूत, किसको, कैपेबल, जो क्षमता योग्य राजपूत थे, नोबल टू इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री पोजीशन। राजा मान सिंह एंड राजा भगवान दास एंड द टोडरमल हेल्ड हाई ऑफिसेस। पॉलिसी ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता की नीति शुरू किया। अकबर एबॉलिश्ड द पिलग्रिमेज टैक्स, तीर्थ यात्रा जो कर था उसको समाप्त कर दिया। एंड जजिया टैक्स, जो हिंदू से लिया जाता था वो जजिया टैक्स को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बीच इंक्रीज द राजपूत कॉन्फिडेंस इन द मुगल रूल। पार्टिसिपेशन इन द मनसबदारी सिस्टम, राजपूत को भी क्या किया, मनसबदारी सिस्टम में भागीदारी दिया। राजपूत बेयर गिवन important rank in the Mansabdari system, making them the integral part of the Mughal administration, और एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया राजपूत शासकों को। कंट्रीब्यूशन टू द एम्पेयर, साम्राज्य विस्तार में भी इन्होंने योगदान दिया। राजा मान सिंह लीड द सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन बंगाल, बिहार एंड अदर रीजन्स। रेजिस्टेंसेस ऑफ द मेवाड़, Maharana Pratap continued resistance against the Mughal authority. The Battle of the Haldi Ghati in 5076 was the major event. महाराणा प्रताप हमेशा इन अकबर शासक का विरोध करते थे, अपोज करते थे, जिसके कारण बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ इन 5076। Political stability, Rajput cooperation helped Akbar establish political stability and strengthen the Mughal emperor. Cultural integration, the alliances promoted cultural integration, influencing architecture, art, and administration. Next question. Describe the role of Raja Man Singh as the Mughal governor in the temple construction. तो राजा मान सिंह का मुगल गवर्नर के रूप में टेम्पल कंस्ट्रक्शन में क्या रोल रहा। राजा मान सिंह ऑफ Amer was one of the most distinguished Rajput noble in the Mughal Empire. Beside his military and administration achievement, he made significant contribution to the temple construction. राजा मान सिंह एक बहुत ही अच्छे राजपूत सरदार थे मुगल साम्राज्य में। इसके अलावे वो अच्छे मिलिट्री और प्रशासनिक अचीवमेंट भी रखते थे। के अलावा भी इन्होंने मंदिर के कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हेल्प किया, योगदान दिया। ट्रस्टेड राजपूत नोबल ऑफ अकबर, अकबर के विश्वसनीय राजपूत सहयोगी। राजा मान सिंह was one of the among the most influential Rajput chief in Akbar court and enjoyed great prestige. Patronage of the religion. He renamed devoted Hindu tradition and supported the religious institution. और इन्होंने धार्मिक संरक्षण दिया और हमेशा अपने धार्मिक संस्थाओं को सपोर्ट किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोविंद देव टेम्पल, इन्होंने गोविंद देव टेम्पल का निर्माण करवाया। ही मोस्ट फेमस कंट्रीब्यूशन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोविंद देव टेम्पल एट
वृंदावन अराउंड 1590 ईस्वी। कंट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर, वास्तुकला में योगदान, इन्होंने मंदिर में गोविंद देव टेम्पल बनाया 1590 ईस्वी में। और वास्तुकला के क्षेत्र में इन्होंने एक्सटेंसिव यूज द रेड सैंडस्टोन। डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजियस सेंटर्स, धार्मिक केंद्रों का विकास, राजा मान सिंह हेल्प डेवलप्ड द वृंदावन इनटू एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर एंड प्रमोटेड द वैष्णव शक्ति। मुगल राजपूत कल्चरल synthesis, his temple building activities reflected culture and synthesis between the Mughal and the Rajput tradition. सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट, सोशल और कल्चरल पे इम्पैक्ट क्या डाला राजा मानसिंह ने। टेम्पल सर्व्ड एज द सेंटर ऑफ द वर्शिप, एजुकेशन एंड कल्चर एंड इनरिचिंग द सोसाइटी। कंक्लूजन देख लीजिएगा। गिव an account of the religious policy of Ahom and give the account of religious policy of the Ahom. The Ahom kingdom ruled a large part of the Assam. अहोम जो साम्राज्य था वो कहाँ शासन करता था? असम में। 13th century to 19th century, अहोम शासक 30 to 90th century, their religious policy was marked by the tolerance and accommodation and flexibility. और इसका जो धार्मिक नीति था बहुत ही सहिष्णुता था, समन्वय के साथ और उदारता के साथ था। Earlier religious tradition, Ahom originally belonged to the Thai community. अहोम जो था ताई कम्युनिटी से बिलोंग करता था एंड प्रैक्टिस इंसेस्टर वर्शिप। वो असम का शासक था और इन्होंने 13 to 19th सेंचुरी तक भारत में के असम में शासन किया और ये ताई कम्युनिटी से संबंध रखते थे और ये एंसेस्टर पूजा करते थे और नेचर पूजा करते थे। एक्सेप्टेंस ऑफ द लोकल ट्रेडिशन, आफ्टर सेटलिंग इन असम दे अडोप्ट द लोकल कस्टम। और जब असम में सेटल हो गए उसके बाद वहाँ के रीति रिवाज को अपना लिया और धार्मिक प्रैक्टिसों को अपना लिया। इन्फ्लुएंस द हिंदुज़म, हिंदू धर्म का प्रभाव क्या पड़ा? ओवर टाइम हिंदुज़म इन्फ्लुएंस्ड द अहोम रूलर, मेनी किंगडम एडोप्टेड हिंदू रिचुअल्स एंड द पैट्रोनाइज्ड द ब्राह्मण। पैट्रोनेज ऑफ द वैष्णव धर्म, several Ahom rulers supported the Vaishnavism, encouraging the religious and the culture activity. Support to the temple and the religious institution. Ahom kingdom also supported the temple and religious institution. The Ahom granted land donation, financial assistance to the temple and religious institution. और ये रिलीजियस टॉलरेंस को भी क्या किया? रिस्पेक्ट किया, सभी धर्म को बराबर से नज़रों से देखा और डू नॉट इम्पोज ए सिंगल रिलीजियस, कभी भी एक धर्म को नहीं थोपा। प्रमोशन ऑफ द सोशल हार्मोनी, हमेशा ये सामाजिक समरसता की बात को बढ़ावा दिया। कल्चर एंड डेवलपमेंट, कल्चर एंड डेवलपमेंट में जैसे लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक एंड कल्चर ट्रेडिशन को भी बहुत ही साहसिक पूर्वक से ग्रोथ करने में मदद किया। तो आज इतना ही ये चैप्टर समाप्त होता है और इसमें से आप बेहतरीन तरीके से शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जितना हो सके आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तब भी कमेंट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.